नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों पर पहले डालते हैं एक नजर, फिर कुछ बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पहले बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। 4 और 5 दिसंबर को 2 दिन की भारत यात्रा पर थे पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया भर की निगाहें पुतिन की इस यात्रा पर थीं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मैक्रों से इतना अपनत्व दिखाया है कि उनके साथ राजधानी से काफी दूर एक दुर्लभ जगह के दौरे पर निकल गए। ये पहली बार है जब किसी राष्ट्र प्रमुख के साथ शी जिनपिंग ने चीन के बड़े शहरों से बाहर का दौरा किया हो। दोनों नेता शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को चीन के चेंगदू में गए, जो एक दुर्गम इलाका माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रूस चीन का सबसे बड़ा सहयोगी है, जबकि फ्रांस का कट्टर दुश्मन। अपने इस दौरे पर इमैनुअल मैक्रों ने चीन को उलझाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजिंग पहुंचते ही मैक्रों ने यूक्रेन का मुद्दा उठा दिया। मैक्रों ने कहा कि यदि रूस यूक्रेन युद्ध को तुरंत नहीं रोका गया तो दुनिया विघटन की ओर बढ़ जाएगी। दरअसल चीन को कॉन्फिडेंस में लेकर मैक्रों पुतिन को झटका देना चाहते हैं, क्योंकि चीन रूस का सबसे बड़ा सहयोगी है। 2024 में चीन ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही खरीदा, जबकि यूरोपीय देश इसके खिलाफ थे। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF नियुक्त किया है। गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय को पत्र लिखा था। इन दोनों पदों पर आसिम मुनीर का कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी आसिम मुनीर 2030 तक इन दोनों पदों पर बने रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जरदारी ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुनीर के 29 नवंबर को ही CDF का पद संभालने की चर्चा थी, जिस दिन सेना प्रमुख के रूप में मुनीर का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ था। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आने में 1 हफ्ता लग गया। रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका पिछले महीने संविधान के 27वें संशोधन के तहत बनाई गई थी, जिसका लक्ष्य सैन्य कमान को केंद्रीकृत करना था। आसिम मुनीर को इस साल फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट किया गया था। CDF के रूप में वे अपने कर्तव्यों के साथ साथ सेना प्रमुख का पद भी संभालेंगे। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल की उपाधि पाने वाले मुनीर देश के इतिहास में दूसरे सैन्य अधिकारी हैं। जनरल अयूब खान ने भारत के साथ 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना का नेतृत्व किया था। उधर इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। ये हवाई हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब लेबनान और इसराइल के बीच दशकों के बाद सीधी वार्ता हुई। दक्षिणी लेबनान के मजादेल, बाराचित, जबा और महरौना कस्बों में रहने वाले लोगों को इन जगहों को खाली करने को कहा गया है। इसराइली सेना का आरोप है कि इन जगहों पर ईरान समर्थित सैन्य समूह के हथियारों के गोदाम हैं। हालांकि इसराइल के ताज़ा हवाई हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसराइल और लेबनान के बीच नवंबर 2024 में युद्ध विराम लागू होने के बाद से इसराइल ने लेबनान पर लगभग हर दिन हमले किए हैं। लेबनान की ओर से इसराइल के ताज़ा हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उधर गजा में हमास विरोधी गुट के नेता यासिर अबू शबाब की हत्या कर दी गई है। इसे इसराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यासिर गजा पट्टी में इसराइल समर्थित मिलिशिया के नेता और एक्टिव पॉपुलर फोर्सेस नामक ग्रुप के कमांडर थे। वो इसराइल के समर्थन से हमास के खिलाफ काम करते थे। इसराइली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि अबू शबाब को उनके अपने लोगों ने ही पीट कर मार डाला, क्योंकि उन्हें उसका इजराइल का साथ देना पसंद नहीं था। अबू शबाब की मौत को इसराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वो हमास के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ थे। हमास ने अबू शबाब को इसराइल का एजेंट बताया था और अपने लड़ाकों को आदेश दिया था कि उन्हें मार डालो या जिंदा पकड़ लो। जून 2025 में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुद माना था कि इसराइल ने गजा के उन कबीलाई गुटों को हथियार दिए थे जो हमास के खिलाफ थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस बारे में और कुछ नहीं बताया। कुछ इसराइली अखबारों ने लिखा कि अबू शबाब दक्षिणी इसराइल के सोरोका अस्पताल में इलाज के दौरान मरे, लेकिन अस्पताल ने साफ कह दिया कि उनके यहाँ ऐसा कोई मरीज भर्ती ही नहीं था। और अब बात करते हैं जर्मनी की। यूरोपीय देश जर्मनी में सत्तारूढ़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU के युवा सदस्यों ने सरकार के पेंशन पैकेज के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि CDU के युवा संगठन युंग यूनियन यानी JU की संभावित बगावत को रोकना इस समय सरकार की प्राथमिकताओं में से एक हो गई है।
अपनी ही पार्टी के युवा सांसदों का ये विरोध चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को पेंशन प्रणाली में सुधार की योजना को लेकर झेलना पड़ रहा है। सीडीयू के संसदीय समूह में जेयू के करीब 18 सदस्यों ने नए पेंशन पैकेज के खिलाफ बगावत करने की धमकी तक दे दी। उनका कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ेगा। कुछ दिन पहले इसी हफ्ते सीडीयू सीएसयू संसदीय समूह के सदस्यों के बीच एक मतदान कराया गया, जिसमें पता चला कि कुछ युवा सांसद इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। हालांकि संसद में 5 दिसंबर को इस मुद्दे पर जब वोटिंग हुई तो उससे पहले इन सांसदों ने अपने विरोध के फैसले को वापस ले लिया। क्योंकि जर्मनी में सत्ताधारी गठबंधन सिर्फ 12 सदस्यों की वजह से बहुमत में है, यानी अगर ये 18 सदस्य अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पेंशन कानून के खिलाफ जेयू समूह का वोट सरकार की योजना को नाकाम करने के लिए काफी होगा। युवा संगठनों में पेंशन योजना को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। इस पेंशन योजना के तहत 2031 के बाद भी मौजूदा पेंशन स्तर को बनाए रखने की बात कही गई है। पिछले महीने यानी नवंबर में दक्षिणी जर्मनी में आयोजित जेयू के एक सम्मेलन में युवा सदस्यों ने मांग उठाई कि सीडीयू नेतृत्व को इस योजना पर नए सिरे से बातचीत करनी चाहिए। इस सम्मेलन में चांसलर मर्ज ने भी भाषण दिया था। सीडीयू के संसदीय दल के नेता येंस स्पान पिछले हफ्ते इसी संभावित बगावत को दबाने की कोशिश में लगे रहे। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों स्पान ने बुंडेस्टाग यानी जर्मन संसद के कई जेयू सदस्यों को अपने घर दावत दी थी। हालांकि इसे लेकर भी दो तरह की बातें हो रही हैं कि यह न्योता इन युवा सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए दिया गया था या फिर धमकाने के लिए। एक सवाल के जवाब में स्पान ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि मैं धमकी नहीं देता और ये मेरे काम करने का तरीका भी नहीं है। लेकिन स्पान ने सार्वजनिक तौर पर यह चेतावनी भी दी कि यदि सरकार 5 दिसंबर को मतदान में हार गई तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नतीजा ये होगा कि बेरोजगारी भत्ता, प्रवासन और ऊर्जा नीति जैसे सभी काम फिलहाल के लिए ठप हो जाएंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीडीयू नेताओं ने जेयू की ताकत को कम आंका है, खासतौर पर पेंशन के मुद्दे पर इन युवा नेताओं के जुनून को, जो कि जर्मनी की युवा आबादी को सीधे तौर पर आकर्षित कर रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रेडरिक मर्ज और येंस स्पान की गलती ये रही कि उन्हें इस बात का एहसास बहुत देरी से हुआ। उन्होंने युवा संगठन से सलाह लेने में बहुत ज्यादा देर कर दी। उन्हें यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दरअसल जर्मनी में एसपीडी और सीडीयू जैसी पुरानी मुख्य पार्टियों में नई पीढ़ी की बजाय ज्यादा उम्र के वोटरों के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। ये पार्टियां अपनी नीतियां भी वरिष्ठ मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाती हैं। इनके एजेंडे में युवाओं की बात उस तरह नहीं होती जिस तरह वरिष्ठ लोगों की होती है। इसी का नतीजा है कि युवा संगठन मजबूत हो रहे हैं और उनका नजरिया अपनी ही पार्टियों के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आलोचनात्मक और टकराव वाला होता जा रहा है। जर्मनी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के अपने युवा संगठन हैं। ये युवा संगठन आधिकारिक तौर पर पार्टी का हिस्सा होते हैं। इसे युवा पीढ़ी के बीच राजनीतिक जुड़ाव बढ़ाने और नए प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाने के मकसद से तैयार किया गया है। इन संगठनों में सदस्यों के लिए अलग अलग उम्र सीमा होती है। जेयू और एसपीडी के युवा संगठन यूसोस के लिए आयु सीमा 14 से 35 वर्ष है। ग्रीन्स पार्टी के ग्रुने युगेंड के सदस्यों की उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सभी संगठनों से काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जर्मनी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कई बड़े नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत पार्टी के युवा संगठनों से ही की थी। इनमें देश के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर भी शामिल हैं। लेकिन जेयू युंग यूनियन के सदस्यों का आत्मविश्वास मौजूदा दौर में जितना ज्यादा दिख रहा है उतना पहले कभी नहीं था। युवा चाहते हैं कि राजनीति में उनकी बातों को ज्यादा अहमियत दी जाए। हाल के दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी युवाओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है। ग्रुने युगेंड यानी ग्रीन पार्टी के युवा संगठन के सह नेता लुइस बोब्गा ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से निराशा जताते हुए कहा था कि उनकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करे। बोब्गा ने कहा कि बहुत से लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्रीन पार्टी का स्टैंड क्या है, इसलिए हमें अगले संसदीय चुनाव में स्पष्ट संदेश के साथ उतरना चाहिए। जर्मनी के राजनीतिक युवा संगठनों में सबसे नया है धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी का जनरेशन ड्वाइचलैंड यानी जीडी। इस संगठन को पिछले दिनों तब बनाया गया जब गिसेन शहर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस संगठन ने मास डिपोर्टेशन यानी बड़ी संख्या में लोगों को जर्मनी से बाहर करने की नीति को ही अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया है। आज के लिए बस इतना ही।